आइए हम सभी मित्र संस्कृत व्याकरण में और हिंदी के व्याकरण में जो एकदम अनिवार्य तत्व है उच्चारण स्थान, उसको एकदम नियम विधि से सीखते हैं और दैनिक जीवन से संदर्भित करके उसको सीखते हैं। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, जब उच्चारण का मौका मिले तो आप सभी बोलिए, क्योंकि संस्कृत जो होती है, हिंदी जो होती है, ये उच्चारण की भाषा होती है, जिसका जितना शुद्ध उच्चारण उसका भाषा ज्ञान उतना स्पष्ट। तो आइए एक हम पाठ प्रारंभ करते हैं। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जो पाठ है, जितना ये संस्कृत में महत्वपूर्ण है उतना ही ये हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण है। तो उच्चारण स्थान को पढ़ने से पहले हम सभी पहले ये सीखते हैं कि उच्चारण स्थान होता क्या है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना और स्थान का मतलब होता है स्थान, अर्थात मनुष्य मुख के जिस अंग की सहायता से बोलता है उस अंग को ही उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कुछ वर्णों को हम कंठ की सहायता से बोलते हैं, कुछ को तालु की सहायता से, कुछ को दंत की सहायता से, कुछ को नासिका की सहायता से। तो ये सभी के सभी अंग उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा हुई। व्याकरण शास्त्र में उच्चारण स्थान की परिभाषा इस प्रकार से भी दी जाती है कि किसी भी वर्ण को बोलने में हमारी जिह्वा मुख के जिस अंग को स्पर्श कर देती है वह अंग ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई गई है। यानी कि यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती में एक क्वेश्चन आता है कि उच्चारण स्थानानि कति। तो हम बोलेंगे कि उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है, जिसमें आप सभी लोग देखेंगे तो उच्चारण स्थानों में एक उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको कंठ कहते हैं। ये वाला अंग कंठ होता है और शिव जी का ये वाला कंठवा नीला हो गया था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ था। तो इस वाले अंग को कंठ कहते हैं। कंठ से भी वर्णों को बोलते हैं, इसलिए कंठ को उच्चारण स्थान कहते हैं। फिर आप लोग देखे होंगे कि कुछ वर्णों को ओठ की सहायता से बोलते हैं और उसका तत्सम या संस्कृत वाला जो शब्द है उसको ओष्ठ कहते हैं। एक होता है दंत और एक होता है तालु, एक होता है मूर्धा, एक होता है नासिका। हमारे पास हो गया तीन छह और एक हो गया उर मतलब कंठ हो गया और एक हो गया जिह्वा मूल। जिह्वा मूल। हम सभी देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो कंठ होता है, ओष्ठ होता है, दंत होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, नासिका होता है, उर होता है, जिह्वा मूल होता है। ये कुछ अंग विशेष हैं। इन अंग विशेषों की सहायता से हम किसी न किसी वर्ण को बोलते हैं, इसलिए ध्वनि विज्ञान में हम इसको उच्चारण स्थान कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर व्याकरण शास्त्र चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, पूछे मुख्य रूप से संस्कृत में पूछे कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो पाणिनी शिक्षा में यह बताया गया है कि उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है, जिसमें कंठ, ओठ, दंत, तालु, मूर्धा, नासिका, उर और जिह्वा मूल विशेष हैं। अब उच्चारण स्थान को पढ़ने की 2 विधियाँ होती हैं। एक होती है उच्चारण विधि, जो परीक्षा के समय अनुपयोगी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में हमें बोलना नहीं होता। और एक विधि होती है सूत्र विधि,
और मेरे दृष्टि से सूत्र विधि से बढ़िया कोई विधि नहीं है। हम दोनों विधियों पर चर्चा करेंगे। आप सभी प्यारे विद्यार्थी, जब सूत्र को बोला जाए तो आप बोलिएगा, क्योंकि संस्कृत में जब हम उच्चारण शुद्ध कर लेते हैं तो अर्थ तो बताना आसान, अर्थ करना हम पे छोड़िए, उच्चारण करके आप बोलिए। ये क्लास हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए कॉमन है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्चारण के में एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है, मैं पहले उस सूत्र को लिख दूं। सूत्र है अकूह विसर्ज नियानाम कंठा। एक सूत्र है अकूह विसर्ज नियानाम कंठा। चूँकि ऐसे बोलने में ये हमें अच्छा नहीं लगता है, तो चाहे तो हम इसको गा सकते हैं। जैसे मैं जब बोलूं तो आप भी उच्चारण करिएगा और सामूहिक उच्चारण करिएगा, जिससे एक रुचि उत्पन्न हो। और जिस चीज़ में रुचि उत्पन्न हो जाती है वो चीज़ें हमें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो मैं आपको इसको बोलने का एक सिस्टम बताता हूँ। हालांकि ये सूत्र है, इसको श्लोक न समझा जाए, इसको गाया नहीं जाता है, लेकिन हम रुचि उत्पन्न करने के लिए अपने स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी बोल सकते हैं। अकुह विसर्ज नियानाम कंठा। आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अकुह विसर्ज नियानाम कंठा। अब जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं, हमको एकदम गीत नियर गा रहे हैं। अकुह विसर्ज नियानाम कंठा, तो हमको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो गीत जैसा हमको याद हो गया, और याद हो गया तो अब यहाँ शैलेश का कमाल देखिए, हम आपको सिखा रहे हैं अर्थ। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा जब हमें याद हो जाता है तो आप ऐसे याद करें कि अ का कंठ, आ का कंठ, क का कंठ, ख का कंठ। तो 20 क्वेश्चन का उत्तरवा यही दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसका पहला अक्षर देखेंगे तो अ निकलेगा। अब क्वेश्चन आए कि अवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, अर्थात अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जब अ आप बोलेंगे ना, तो आपका जो प्राण वायु का हवा है वह सबसे ज़्यादा इस अंग को प्रभावित कर रहा है और इसको कंठ कह रहे हैं। इसलिए अ का उच्चारण स्थान पूछे तो मित्र हम लोग क्या बोलेंगे, कंठ। अब व्याकरण शास्त्र में ना अ और आ ये दो वर्ण नहीं होते, वर्ण एक ही होते। इसको ह्रस्व अ बोलते हैं मित्र, और इसको दीर्घ अ बोलते हैं। मतलब एक बात हम समझ लें, चाहे हिंदी में पूछे और चाहे संस्कृत में पूछे, अगर क्वेश्चन आ गया कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए या आ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, तो अ और आ दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। कौने सूत्र से होगा, तो हम बोल देंगे अकुह विसर्ज नियानाम कंठा। अभी हम अ की व्याख्या किए हैं, और आप सभी जानते हो कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती, जिसमें 25 गो स्पर्श होते हैं क से लेकर म तक, और क से लेकर म तक के 5-5 जोड़े बनाए जाते हैं, क ख ग घ ङ। ऐसे इन 5 अक्षरों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। तो 5 वर्ग होते हैं, एक कवर्ग होता, एक चवर्ग होता, एक टवर्ग होता, एक तवर्ग होता और एक पवर्ग होता। तो आप जानते हैं कि ये दुनिया है हर बड़े चीज़ को छोटा बनाना चाहती है। तो सबसे पहले क ख ग घ अंग को छोटा करके कवर्ग बोला गया। लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा, तो कवर्ग का छोटी मुखी नाम रख दिए कु। मतलब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि किसी सूत्र में आपको कु दिखाई दे तो कवर्ग समझिए, और कवर्ग का मतलब समझिए क ख ग घ अंग। मतलब आपके पास क वर्ण आ जाए, ख वर्ण आ जाए, ग वर्ण आ जाए, घ वर्ण आ जाए और अंग वर्ण आ जाए। अब जानते हैं शुद्ध व्यंजन ऐसे होते हैं। आप लोगों ने व्यंजनों के बारे में एगो डायलॉग सुना होगा,
व्यंजनम अर्धमात्रिकम, माने व्यंजन वर्णों में मात्राओं की संख्या आधी होती है, माने व्यंजन शुद्ध रूप से ऐसे ही होते हैं, उनमें हलंत लगा होता है, माने ऐसे व्यंजन आ जाए, पूछे मात्रा कितनी है तो आधा बोलेंगे। अब फिर से हम उच्चारण स्थान पर आते हैं। अवर्ण हो, आवर्ण हो, चाहे क, ख, ग, घ, अंग, इसमें से कोई भी एक वर्ण दिया होगा और पूछेगा कि उच्चारण स्थान क्या है, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों समझ लीजिएगा कि इन सभी वर्णों का उच्चारण रहेगा। तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है। तो बताइए क्या मारेंगे? तो आप सभी लोग क्या मारेंगे? बोलिए, कंठ मारेंगे। अब यहाँ तक की व्याख्या हो गई। तीसरे अक्षर पर आते हैं। तीसरा अक्षर बताइए क्या है? ह। तो ह से एक ही वर्ण आएगा। अब तो से पूछा जाएगा ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, माने ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और फिर देखिए दिया है विसर्जनीय नाम, संधिया कर देंगे तो बनेगा विसर्जनीय, विसर्जनीय धन आनाम। तो अधिकतर सूत्रों के अंत में ना प्रत्यय का चिन्ह आनाम दिया होता है, उसको साइलेंट कर दो मेरे भाई। जब साइलेंट कर दोगे तो बचेगा विसर्जनीय। अब विसर्ग का ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, विसर्जनीय का मतलब समझो कि शैलेश बता रहे हैं विसर्ग, माने विसर्ग लगाई दिए। तो मान लो हमारा नाम शैलेश है, आज शैलेश में हम विसर्गवा लगा देंगे तो एके पढ़ेंगे शैलेशः, माने विसर्गवा का वाकई में उच्चारण करते समय मुहवा से कौन आवाज निकलती है? माने विसर्गवा का उच्चारण स्थानवा भी पूछे आपसे तो बताइए कितना मारेंगे, कहाँ मारेंगे? तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ मारिएगा? कंठ। अब आपके पास 2 गो रास्ता है, आप ये चुनिएगा। या तो आप इसको ऐसे याद करिए कि अ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का कंठ, क का कंठ, ख का कंठ, ग का कंठ, घ का कंठ, अंग का कंठ, ह का कंठ, विसर्ग का कंठ। ई मूर्खों का काम है। मूर्ख आदमी को खांची दिखाया जाता नहीं, गोबर दिखाया जाता है, और बुद्धिमान आदमी को खांची दिखाया जाता है। तो आप सभी लोग इसको ऐसे बस पढ़ लीजिएगा कि यकुह विसर्ज नियानाम कंठा, निक से गा देंगे, याद हो जाएगा। तो ऐसा भी अपना व्याख्या कर लीजिएगा कि अ का मतलब अ और आ, कु का मतलब क ख ग घ अंग, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग, ह का मतलब ह। इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए मेरे भाई तो सीधे सीधे उच्चारण स्थान का मार कराइएगा कंठ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से हमने लगभग 9 वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ लिए एक सूत्र से। इसी प्रकार से पाणिनि भगवान दूसरा सूत्र लिखे हैं। दूसरे सूत्र की हम आपको व्याख्या करते हैं। ईचू यसाना मुतालु, ईचू यसाना मुतालु। तो आप लोग जैसे नवरात्रि आई थी कुछ दिनों पहले, तो आप लोग ऐसे बोले होंगे, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वैसे आप इसको गा लीजिएगा पूजा करते समय। अकु विसर्ज नियानाम कंठा, ईचू यसानाम तालु। तो श्लोकों बन जाएगा। परीक्षा जब बीत ना जाए, ये श्लोक का पूजा करिए और अर्थ देखिए कितना अच्छा से निकल रहा है। अब आप बताइए, वो पता है ना, सेम ऐसे बताइए। पहला अक्षर बताइए क्या है? ई। तो ई का मतलब छोटकी ई भी और ई का मतलब बड़की ई भी। अब हिंदी के व्याकरण में चाहे संस्कृत के व्याकरण में छोटकी आई आ जाए चाहे बड़की, तनी नीक से बोलेंगे तो इसको ह्रस्व ई कह सकते हैं और इसको दीर्घ ई कह सकते हैं। दोनों में से कौनों अक्षरिया को उच्चारण स्थान पूछे तो क्या मारेंगे? तालु। और फिर दिया है चू। जब कु को कवर्ग पढ़े हैं तो चू को क्या पढ़ेंगे? बोलिए, चवर्ग। तो चवर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 होते हैं। तो क्या बोलेंगे? च, छ, ज, झ,
चूंकि शुद्ध व्यंजन है तो इसमें क्या लगा देंगे, हलंत। मने इन 7 गो अक्षरियों में से कौनों अक्षर का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या मारना है मित्रों, तालु। तीसरा अक्षर बताइए कौन अक्षर है, य। अब य का भी उच्चारण स्थान पूछे तो बताइए क्या बोलेंगे, तालु। और हमने कहा है कि यहाँ बचा क्या, सानाम। और हर सूत्रवार में आनाम को साइलेंट कर देंगे तो सानाम माइनस आनाम बराबर बताइए क्या बचा, स। और चूंकि स का उच्चारण, बड़का स का उच्चारण आप तालु से कर रहे हो, इसीलिए इस स को बाबू याद रखना कौन सा कहते हैं, तालव्य स। आधुनिक परीक्षाओं में पूछ रहा है, ये स वाला अक्षरिया दे देगा, पूछेगा कौन सा है, चूंकि तालु से बोले हैं इसीलिए कौन सा है, तालव्य स। तो हम बोल सकते हैं ईचू यसानाम तालु, मतलब हर्ष या दीर्घ ई, च छ ज झ इया, य और स, इन 9 वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। या तो आप 18 क्वेश्चन याद करिए या 2 गो सूत्र याद करिए। तो 18 क्वेश्चन वाला कुछ नहीं याद करेगा, भूल जाएगा। हमरे कहने से एगो हमरे संगे गाना गाइए, अकुहु विसर्ज नियानाम कंठा, ईचू यसानाम तालु। अकु विसर्ज नियानाम कंठा, ईचू यसानाम तालु। तो ऐसे कुछ और सूत्र हैं जिनकी हम थोड़ी देर व्याख्या करते हैं। 2 क्लासों में हम आपको पूरा उच्चारण स्थान देंगे। अगर मित्रों आपको ये क्लास बेहतर लग रहा है तो इस चैनल को, सर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम भी पूर्णतः इस बार कोशिश करेंगे, चूँकि आप खाली हो गए हैं तो पूरा संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण इस प्रकार से मैं अपने ही लफ्ज़ों में आपके एकदम देसी भाषा में आप तक प्रस्तुत करूंगा। इसलिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही आप लोगों को ऑनलाइन का भी एक मजबूत प्लेटफार्म दिया जाएगा और हेल्प के लिए आपको ऐसी वीडियो जाती रहेंगी। चलिए, ये 2 सूत्र हम लोग जान गए, 18 क्वेश्चन जान गए। तो तीसरा सूत्र दिया है, तीसरे सूत्र को हम लिखते हैं, बोलने का ढंग बताते हैं। तीसरे सूत्र का नाम है रीटू रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा। चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। अब देखो ना, एक श्लोक में 4 गो लाइन होती है। एक श्लोक में कितने लाइन, 4। तो हमारे पास कितने सूत्र हो गए, 4। हम श्लोक बना के गाए रहे हैं, तुम पढ़ लो भैया, और निको लगेगा, यादो हो जाएगा। और हम आपको समझा ऐसे रहेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हम आपको श्लोक सुनाते हैं कैसे आपको याद करना है। आज से पूजा करिएगा तो आपका यही पूजा होगा। अकु विसर्जा नियानाम कंठा, ईचू यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। तो हम इसको श्लोक के रूप में याद कर सकते हैं। और जब हम इसको श्लोक के रूप में याद कर सकते हैं तो देखो एकदम हलवा टाइप का व्याख्या बता रहा हूँ। और देखो इस वाले सूत्र का पहले हम व्याख्या करते हैं, पहले इसको बोलने का ढंग सीखते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर आप पहला अक्षर देखिए री। अब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो री। अब पूछे कि री वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ, तो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या बोलेंगे, मूर्धा। अब हिंदी के व्याकरण में री का दीर्घ नहीं होता, ये काम वाली चीज है। हिंदी के व्याकरण में री को कुछ स्वर मानते हैं और कुछ स्वर नहीं मानते, इसीलिए री को हिंदी में अमानक स्वर कहते हैं। ये एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चन। लेकिन संस्कृत के व्याकरण में री को स्वर माना जाता और री का मित्र ह्रस्व भी होता, और री का आइसन जो वो टमाटर लगा देंगे तो दीर्घ हो जाएगा। यानी कि री ह्रस्व दे या दीर्घ दे, उच्चारण स्थान पूछे तो बताओ क्या मार कराओगे, मूर्धा। टू का मतलब होता है टवर्ग, जिसमें 5 अक्षर होंगे, ट, ठ, ड,
ढ ड़, इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोग का मार कराइएगा मूर्धा। तीसरा अक्षर आ जाओ र, र का भी उच्चारण स्थान पूछे तो कौन चीज? मूर्धा। और बचा साराम। हर सूत्र से आनाम घटाने को बोले हैं, तो जब सानाम माइनस आनाम करोगे तो क्या बच जाएगा? स। यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, चूंकि मूर्धनी स का उच्चारण किससे कर रहे हो तुम? मूर्धा से, इसीलिए इसके दो नाम प्रचलित हैं। एगो नाम है इसका मूर्धव्य स जो 100% सही है, और एक नाम इसका और भी है मूर्धन्य स, ये भी 100% सही है। तो मूर्धन्य स के दो नाम हो गए, एक मूर्धव्य और एक क्या हो गया? मूर्धन्य। तीसरे श्लोक पर आते हैं, ऋतुलसानाम दंता। आप जितना भी मैं पढ़ाया हूँ आपको उच्चारण स्थान, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है, चूँकि हिंदी के व्याकरण में लृ को आप व्यंजन भले कह सकते हो, कभी स्वर कह नहीं सकते। हमारे संस्कृत के व्याकरण में इसको स्वर माना जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछले बार ये प्रश्न आ गया था, सारे बच्चे गच्चे खा गए थे, तो बच्चा गच्चा ना खाना, इसलिए आप सब याद रखिए कि ये जो लृ होता है संस्कृत के व्याकरण में स्वर होता है, पहली बात याद रखिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि ये जिंदगी भर कवन स्वर होता है, तो क्या बोलोगे? हरस्वर। और इस स्वर का बाबू कभी भी दीर्घ पाया नहीं जाता। माने लृ स्वर है संस्कृत का, और वह हमेशा हरस्व होता है, इसका कभी दीर्घ नहीं होता। इसको अपने दिमाग में कहीं बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। तू मने होता है तवर्ग, तवर्ग में 5 अक्षर होते हैं। एक त होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है, और क्या होता है? न होता है। फिर एक अक्षर ल होता है, और फिर दिया है सानाम। घटाने को बोले हैं आनाम, तो सानाम माइनस आनाम बराबर क्या बचेगा? स। स का उच्चारण चूंकि आप दांत से किए हो, इसीलिए इस स को बताइए कौन सा कहेंगे? दंतव्य स। इसीलिए चूंकि स का उच्चारण आप दांत से किए हो, इसीलिए इस स का नाम कौन सा होगा? दंतव्य स। अब हम चाहें ना तो बच्चों को थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए एक प्रश्न बना सकते हैं। जैसे हम दें कि दंतव्य स का नाम बताओ, स का शुद्ध नाम क्या है? पहला ऑप्शन दे देंगे छोटका स, दूसरा दे देंगे पेट फरुआ स, तीसरा दे देंगे दंतव्य स, चौथा दे देंगे तालव्य स। तो बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि उसके गुरुजी उसको छोटका स पढ़ाए हैं, ओकरी अम्मा उसकी पापा उसकी सब लोग छोटका सा पढ़ाए हैं, तू मार कर आएगा छोटका सा। लेकिन बाबू व्याकरण में छोटका नाम का कुछ होता ही नहीं। इस स को छोटका नहीं कहेंगे, इस स को दंतव्य कहेंगे, और बड़का स को तालव्य कहेंगे, और मूर्धनी स को मूर्धव्य कहेंगे। एक और सूत्र की व्याख्या करते हैं, जिससे ये वर्णों का जो क्रम चल रहा है, वर्ण पाठ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आधा कर दें, जिससे आधा वीडियो मैं आपको दूसरे वाले में दे दूँ। चलिए, एक सूत्र है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस सूत्र को हम सभी को बेहतर तरीके से सीखना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं जो 4 सूत्र पढ़ाया हूँ, एक बार इसको फिर से गा लिया जाए। जितने भी सदस्य हैं सब लोग गाएंगे। साथ में गाएंगे कि बाद में गाएंगे? साथ में गाएंगे, तो याद होना चाहिए ना, इसलिए मैं पहले सुना रहा हूँ, पिछवा पिछवा आप लोग गाइएगा, बड़ा नीक लगेगा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अरे बड़ी बढ़िया से गाइए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। अब एक सूत्र से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 9 चौको 36 हुआ, अगर हमारा गणित सही है तो।
तो 36 गो सवाल पढ़िए या कई गो सूत्र पढ़िए, 4। ये आपका फैसला है, आप समझिए। और ये टोटल मैं तब से चिल्ला रहा हूँ जैसे ही संस्कृत वालों को पढ़ा रहा हूँ, हे टेट वालों, हे पुलिस वालों, ये टोटल बता रहा हूँ, यहाँ से फिक्स नंबर मिलेगा। ये हिंदी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और एक सूत्र जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ से बच्चा बहुत सारे गच्चा खाते हैं, उस पर थोड़ा ट्राई करते हैं। आप सभी इस चैनल को निश्चित रूप से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सूत्र है, 2 मिनट लगेगा, तो उसकी व्याख्या कर लेते हैं। इया म अंग अड़ न म नासिका च। सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। थोड़ा बोलिए, इमंगलनम नासिका च। आप तो बोली नहीं हो, इमंगलनम नासिका च इयमांग ण नासिका च। मने इया म अंग अड़ न। इन 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान पूछे तो का मार कराएंगे। लेकिन एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, अभी हम आप लोगों को पढ़ाएं, अकुह विसर्जनियानाम कंठा। कु पढ़ाए हैं इस सूत्र में, तो कु में कवर्ग होता है, कवर्ग में 5 होते हैं। 5वां अक्षर बताइए, क ख ग घ अंग। एक बार अंग का उच्चारण कंठ बताए हैं, अब बता रहे हैं आपको कौन चीज, नासिका। संदेह मत कीजिएगा, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। अंग के कितने उच्चारण स्थान होते हैं, 2। लेकिन दोनों में से वरीयता देने की बात हो तो का मार कराइएगा, नासिका। ईचू यसानाम तालु। चू का मतलब चवर्ग, चवर्ग का 5वां इया। इया का उच्चारण एक बार हम आपको बोले हैं तालु, अब हम आपको बता रहे हैं कि उच्चारण स्थान कौन चीज, नासिका। दोनों सही हैं, लेकिन वरीयता किसको देंगे, नासिका को। रीटू रसाणाम मूर्धा। टू का मतलब टवर, टवर का ड़ होता है, ड़ का मूर्धा होगा। मूर्धा भी सही है, नासिका भी सही है, लेकिन नासिका को वरीयता दीजिएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। उच्चारण